सड़क किनारे एक व्यक्ति पॉलिथीन लेकर खड़ा हुआ था, शायद जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक ही एक सफेद रंग की कार उसके बिल्कुल पास में आकर रुक जाती है और पीछे वाली खिड़की खुलती है। एक व्यक्ति उतरता है जिसने काले रंग का कोट पहना है, साथ ही वो उसके हाथ में कुछ फाइलें होती हैं और फोन पे बात कर रहा था। अगली वाली खिड़की खुलती है, उससे एक पुलिस वाला उतरता है और पुलिस वाला उतरने के साथ ही कुछ समझ पाता कि वो पॉलिथीन हाथ में लिया हुआ व्यक्ति पिस्टल निकालता है, तुरंत गोली चला देता है। गोली चलती है, ठीक पीछे वाली बगल वाली एक दुकान होती है। उस दुकान पर एक व्यक्ति है जिसने कैप लगाई हुई है और दुकानदार से बातचीत कर रहा था, किसी सामान की बार्गेनिंग कर रहा था। बार्गेनिंग करते करते अचानक ही गोली की आवाज आती है। वो व्यक्ति दुकान से भागता है और उसी काले कोट वाले पर गोली चलाना शुरू कर देता है। ये रोड है, रोड पर बहुत सारे वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं और देखते ही देखते रोड पर जैसे वाहन थे वहीं के वहीं रुक जाते हैं। सबसे आगे होती है एक लाल रंग की मोटरसाइकिल, हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति से चला रहा है। पीछे सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके हाथ में काले रंग है। तुरंत वो जल्दी से उतरता है, अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से उतर के उसी काले कोट वाले के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में इस लाल रंग की बाइक के कुछ ही दूरी पर एक सफेद रंग की एसयूवी कार थी। उस कार के अंदर से एक व्यक्ति जो ड्राइवर है वो उतरता है और उसके बराबर में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके हाथ में राइफल है, वो वहीं खड़ा हो जाता है। वहीं खड़ा खड़ा वो गोली चला रहा है और बाइक से उतरा व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में काला बैग है, वो जिधर देख रहा था वहीं बम मार रहा था और कभी काले कोट वाले की तरफ मार रहा है तो कभी सड़क पे मार रहा है, कभी इधर कभी उधर। और जो व्यक्ति उस कार से निकलता है, ड्राइवर, उस भी अपने हाथ से हथियार निकालता है और सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, काले कोट वाले की तरफ। लगातार गोलियां चल रही थी, तड़तड़ाहट, उसकी आवाज, दहशत का माहौल था। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। 44 सेकंड का ये मंजर अपने आप में इतना खतरनाक था, खौफनाक था कि किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। सबके सब चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर थोड़ी देर बाद खबर तैरने लगती है कि उमेश पाल की बदमाशों ने हत्या कर दी है और उसके जो गनर होता है संदीप निषाद, उसकी भी हत्या कर दी है। और एक और जो गनर होता है राघवेंद्र सिंह, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दरअसल ये कहानी एक ऐसी कहानी है जहां अब 18 साल इस कहानी को बीत चुके हैं। 18 साल बाद एक बार फिर से इतिहास ने अपना आप को दोहराया है। बताया जाता है कि ये एक विधायक की हत्या होती है। उस विधायक को लगभग 19 गोलियां मारी गई थी। ये उसका मुख्य गवाह होता है और गवाह को खत्म करने के लिए, ताकि उस केस में कोई किसी तरह का निर्णय ना आए, इसलिए लगातार गोलीबारी चलाई जाती है। सोशल मीडिया पर यह खबर आने के बाद अखिलेश यादव सरकार के योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने लगते हैं तो कुछ लोग मायावती पर निशाना साधने लगते हैं। दरअसल ये लड़ाई थी कुर्सी की, और कुर्सी के लिए पिछली बार कितने कत्ल हुए थे कोई गिनती नहीं है, आगे कितने कत्ल होंगे इसकी भी कोई गिनती नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। दरअसल जब ये कहानी शुरू होती है उस वक्त ये इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन आपकी सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। इलाहाबाद का एक इलाका है पश्चिम विधानसभा। दरअसल पश्चिम विधानसभा से अतीक अहमद नाम का एक बाहुबली रहता था, जो कि लगातार कई सालों तक विधायक बनता चला जाता है। उसका ऐसा वर्चस्व बनता चला जाता है कि और कोई जीतता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आदमी के पास चीजें होती हैं तो इच्छाएं असीमित होती हैं, बढ़ने लगती हैं। उसका मन किया कि विधायक बनते बनते तो काफी दिन हो गए, अब संसद बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, संसद में जाना चाहिए। लखनऊ का सफर बहुत हो चुका है, अब दिल्ली का सफर तय करना चाहिए। और एक ऐसा मौका आता है कि सन 2004 में इस व्यक्ति को, जिसका नाम अतीक अहमद होता है, फूलपुर लोकसभा से इसको समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है। और टिकट देने के बाद ये टिकट से जीत भी हासिल कर लेता है। जीतता है, उसके बाद जो इसकी खुद की सीट होती है पश्चिम इलाहाबाद की विधानसभा की, वो खाली हो जाती है। लेकिन रातों ही रात इसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अपनी पुश्तैनी सीट थी, जहां पर हमारे बहुत लंबे समय से राज चल रहा है, इस सीट को ना छोड़ा जाए, इस पे तो रहा जाए। इसलिए उसने अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ मियां को जिम्मेदारी दी कि भाई तुम यहां के विधायक बनो, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आनी चाहिए। भाई खुश हो जाता है और समाजवादी पार्टी उपचुनाव, यानी कि अक्टूबर 2004 में उपचुनाव होता है, इसमें अशरफ मियां को टिकट दे दिया जाता है और वो चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कोई नहीं जानता था कि बहुजन समाजवादी पार्टी अब किसी को टिकट देने वाली है और उसका नाम होता है राजूपाल। राजूपाल भी इलाके का एक गुंडा होता है, लेकिन उस लेवल का गुंडा नहीं था जिस लेवल का गुंडा ये अतीक अहमद होता है। इसका वर्चस्व ज्यादा था, लेकिन राजूपाल फिर भी अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए इससे गाहे बगाहे टकराया जाया करता था, लड़ता रहता था। और ये अतीक अहमद समझता था, उसका भाई अशरफ समझता था कि राजूपाल उनका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उपचुनाव होता है, लोग वोट करते हैं, जब वोटिंग मशीनें, ये वोट खुल के सामने आता है तो पता चलता है कि राजूपाल ने इस बाहुबली नेता के भाई
अशरफ मियां को हरा दिया है। ये हार अतीक अहमद कभी स्वीकार नहीं कर पाया। इसके अंदर एक ऐसी टीस मस्ती रही, इसने सब्र ही नहीं किया। दरअसल ये सांसद बन गया था, लोकसभा का प्रत्याशी बन गया था, दिल्ली की अब संसद में आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन जो टीस थी वो टीस जाए कैसे, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और ये 21 नवंबर 2004 को ये इस पर पहली बार हमला कराता है, इस विधायक पर, जो विधायक राजूपाल चुन लिया जाता है। लेकिन राजूपाल भी निडर व्यक्ति था, डरता बिल्कुल नहीं था। चाहे सामने कितने बड़ा बदमाश हो, उसका वो खुलकर मुकाबला करने की कोशिश करता था। इसीलिए उस पर भी कई सारे ऐसे मुकदमे बताए जाते हैं कि लगभग 25 मुकदमे इसके ऊपर भी दर्ज हुए थे। और ये अपना निडर होके ऐसे रहता था, चलता था। एक दिन की बात है कि ये व्यक्ति एक हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए गया था। वहां पर एक झाड़ू पोंछा करने वाली बड़ी खूबसूरत सी लड़की उस लड़की को देखता है और पहली ही नजर में उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है, उससे शादी, उससे प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन तब तक ये विधायक नहीं बना था। इसने ये फैसला किया था कि मैं अगर विधायक बना, क्योंकि इसके मन में था, टिकट के लिए जद्दोजहद कर ही रहा था, इसने सोचा कि यदि मैं विधायक बना तो इस लड़की से शादी जरूर करूंगा। और वो दिन भी आता है जब विधायक बन जाता है, तभी इस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की भी हां कर देती है। 17 जनवरी 2005 को इस लड़की से ये शादी कर लेता है। लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक साधारण सी लड़की जो क्या हॉस्पिटल में झाड़ू पोंछे का काम करती थी, अब वो विधायक की पत्नी हो चुकी थी। इसकी जिंदगी के खुशहाल दिन चल रहे थे, एक एक दिन बीत रहा था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी तरक्की कर जाएगी। अब एक दिन यानी कि बात कर रहा हूं 25 जनवरी 2005 की, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ये विधायक जी, जिनका नाम राजूपाल होता है, वो अपने कुछ साथियों के साथ एक व्यक्ति के पास गए थे जिसकी मौत हो चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। उसके परिवार से दुख दर्द तकलीफ बांटने के लिए गए थे। ये कहने के लिए गए थे कि तुम्हें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा जिंदा है, जब जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना। उस परिवार को तसल्ली देके अपने घर की तरफ आ रहे थे। और जैसे ही ये कानपुर इलाहाबाद रोड पर आते हैं तो पहले से ही घात लगाए बैठी एक वैन मारुति जो पीछा कर रही थी, उसने ओवरटेक किया। और ओवरटेक करने के बाद उसके अंदर से कई बदमाश निकलते हैं। और निकलने के बाद इस गाड़ी के ऊपर, जिसमें क्या राजूपाल बैठे हुए थे, विधायक बैठे थे, ताड़ाताड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोली इतनी चल रही थी कि आसपास के लोगों में भी दहशत फैल जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। चलता हुआ रोड था और चलते हुए रोड पर जिस तरह से गोलियां चल रही थी, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। गोली चलती रहती है। चलने के बाद जो राजूपाल विधायक होते हैं, उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उनके साथ में उनके एक साथी होते हैं संजीव यादव, उनकी भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। और देवीलाल, वो भी इस गोलीकांड में मारे जाते हैं। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे थे, कई लोग क्या, जब गाड़ी हॉस्पिटल से निकली थी, रास्ते में उनका एक मुस्लिम दोस्त था। और उस मुस्लिम दोस्त ने कहा कि मेरी जो वाइफ है रुखसाना, तुम इसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाओ, इसे घर छोड़ देना। क्योंकि वो ऐसा ही था, लोगों के इतना चहेता था। विधायक होने के बाद भी उसने किसी बिल्कुल ऐतराज नहीं किया और उस रुखसाना नाम की महिला को भी अपने पास बिठा लेता है। जब गोलियां चल रही थी तो गोली रुखसाना को भी लगती हैं, 2 गोलियां लगती हैं, वो बच जाती है, लेकिन बाकी लोग मारे जाते हैं। अब यहां से इसकी पत्नी होती है, जिसके अभी हाथों में जो मेहंदी लगी थी, उसका जो रंग था अभी फीका भी नहीं हुआ था, कि उसकी मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाता है। तब वो एफआईआर दर्ज कराती है। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद वो अतीक अहमद के ही परिवार के कुछ लोगों का नाम लिखवाती है। कहती है कि मेरे पति की हत्या इन्होंने की है, और कारण यह है कि मेरे पति ने जो पश्चिम इलाहाबाद की सीट थी उस पर जीत हासिल की है, वो इस बात को पचा नहीं पाए थे। बस इतना सुनने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सत्ता की चाबी जिसके हाथों में होती है, पुलिस उसी के लिए काम करती है। अतीक अहमद को पकड़ने की कोई ज्यादा कोशिश की ही नहीं गई थी। उपचुनाव फिर से होता है। एक बार फिर से मायावती इसी राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट देते हैं, इलेक्शन लड़ाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उसी अशरफ मियां को टिकट देते हैं। फिर से उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में अशरफ मियां जीत हासिल कर लेते हैं, यानी कि अतीक अहमद का जो छोटा भाई होता है वो जीत हासिल कर लेता है। और ये परिवार खुशियां मनाने लगता है। कहता है कि जिंदगी का जो सबसे बड़ा कांटा बनने वाला था राजूपाल, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसकी पत्नी कोई कमाल नहीं कर पाई। लेकिन 2007 में एक बार फिर से जब विधानसभा के इलेक्शन चल रहे थे पूरे प्रदेश में, तो फिर से वही टिकट दिए जाते हैं। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया जाता है और वो अशरफ मियां यानी कि अतीक अहमद के भाई को हराकर विधायक बन जाती है। मुकदमा चल ही रहा था, लेकिन बात जब ट्रायल पर आती है, इसमें कुछ गवाह थे। गवाहों के अगर नाम लें तो हम रुखसाना थी, इसमें सैफुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, पवन, सादिक और ओम प्रकाश पाल, ये गवाह थे। और बताया जाता है कि ये गवाह हॉस्टाइल कर जाते हैं और
हॉस्टाइल करने से ये केस पूरी तरह से बेकार हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लेकिन सन 2006 में ही एक उमेश पाल नाम का एक व्यक्ति होता है जो अधिवक्ता होता है, जो कि इसका राजू पाल का खास दोस्त होता है। इसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि ये अतीक अहमद की फैमिली के लोग थे, परिवार के लोग थे। क्यों? क्योंकि ये उसमें गवाही दे रहा था, मुख्य गवाह के रूप में उभर रहा था राजू पाल हत्याकांड में। जब ये बाकी सब हॉस्टाइल कर जाते हैं तो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार आगे भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला था। केस दो हो जाते हैं, एक राजू पाल हत्याकांड का, दूसरा उमेश पाल के अपहरण का। सीधा चलता रहता है मामला। लेकिन अब लग रहा था जिस तरह से क्या इसकी बदमाशी चल रही थी, लेकिन सरकार बदलती है। मायावती की सरकार आने के बाद पुलिस अब दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसका द एंड हो चुका था। मायावती की सरकार आती है। मायावती ने जब शिकंजा कसना शुरू किया है, राजूपाल की पत्नी ने जब मायावती से बात करके अपने पति को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है, तब यहां से बुलडोजर शुरू हो जाता है और जो इसके अवैध निर्माण होते हैं अतीक अहमद के, वो गिराए जाने लगते हैं। और उन्हीं निर्माणों को, उसी संपत्ति को बचाने के लिए अब अतीक अहमद ने दिल्ली में जाकर सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि मायावती उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। वो जाकर जेल में बंद हो जाता है और बंद होने के बाद इस महिला यानी कि पूजा पाल को अभी तक भी नहीं लग रहा था कि राजू पाल की जो हत्या हुई है उसमें कुछ सफलता मिल पाएगी। तब वो सन 2015 में कोर्ट जाती है। कोर्ट जाने के बाद ये अपील करती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराए। हाईकोर्ट शायद सुनवाई नहीं करता है, लेकिन इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सन 2016 में इसी राजूपाल हत्याकांड की जांच दे दी जाती है सीबीआई को। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। 2019 से लेकर अब तक जो भी था इसमें मामले की जांच चल रही थी। एक एक बिंदु पर पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, गवाहों को तैयार किया जा रहा था, ताकि इस अतीक अहमद और उसके जो बाकी गुर्गे थे उनको सजा दिलाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि अब इन आरोपियों को सजा मिलती, जो असली आरोपी थे उन्हें जो कोर्ट सजा तय करता वो होता, लेकिन उससे पहले ही 24 फरवरी 2023 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास यही जो राजू पाल होता है उसका खास दोस्त उमेश पाल अपने गनरों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। बताया जाता है कि कोर्ट में तारीख थी, उसी मामले में गवाही की वजह से ये आया हुआ था। और जब अपने घर की तरफ जा रहा है तो तभी घेराबंदी करके, घात लगाकर कुछ बदमाशों ने अब गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और इसमें ये मुख्य गवाह उमेश पाल की हमेशा हमेशा के लिए सांसें थम जाती हैं। उनका जो गनर होता है उसकी भी सांसें थम जाती हैं। अब यहां से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रदेश में गुंडागर्दी शुरू हो गई है, राम राज्य की बात करते हैं यहां, लेकिन सरेआम लोगों पर गोलियां चल रही हैं, कोई बच नहीं रहा है। इसी बीच में अब अखिलेश यादव को घेरते हुए कहते हैं कि तुम जिसकी वकालत कर रहे हो, दरअसल अतीक अहमद तुम्हारा ही पाला हुआ व्यक्ति है, तुमने ही उसको विधायक से सांसद बनाया था, तुम ही उसे पाल पोस रहे थे। फिर बीच में याद आता है मायावती की ने अभी हाल ही में ये बताया जाता है कि इलाहाबाद से जो इनकी अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनको मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है इससे प्रयागराज से, कि अब आने वाले वक्त में जब ये नगर निकाय के चुनाव होंगे तो उस नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने पर कहीं ना कहीं अन्य लोगों में नाराजगी थी। अभी इसी कुर्सी हासिल करने की, कोई नगर निकाय की या मेयर की कुर्सी हासिल करना चाहता है, तो कोई विधायक की कुर्सी हासिल करना चाहता है, तो कोई एमपी की कुर्सी हासिल करना चाहता है। और इस कुर्सी हासिल करने की वजह से यदि किसी की जान जाती है, यदि किसी को मारा जाता है, तो भले मरे, भले चाहे कितने भी कत्ल हो, लेकिन कुर्सी हाथ में आनी चाहिए। कुर्सी पाने के लिए जो इसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, पुलिस उसके लिए पूरी अच्छे से काम करती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने बहुत सारे पुख्ता सबूत इस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हासिल कर लिए हैं और उसी की वजह से ही जो कुछ नाम हैं, 7 लोगों के चेहरे पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं और 7 लोगों को पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल हैं, सभी को जमीन में जमींदोज कर दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और पुलिस ने अपना काम भी कर दिया। 27 फरवरी 2023 को दोपहर का समय था, घूमनगंज थाना क्षेत्र में, ये नेहरू पार्क के आसपास जंगल के इलाके में एक अरबाज पुत्र असद, जो कि अतीक अहमद का ड्राइवर असद है, उसका बेटा, ये भी एक अच्छा बदमाश बताया जा रहा है। पुलिस ने पहला विकेट गिराकर यानी कि अरबाज को गोली मार के उसका एनकाउंटर करके उसे हमेशा के लिए उसकी सांसों को थाम दिया है। और पुलिस का कहना है कि यदि ये अपने आप से सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसे ही एक एक करके विकेट गिराए जा सकते हैं। ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद जो साबरमती गुजरात में हैं, वहां से उन्हें सुनवाई के लिए अगर यहां लाया गया तो ऐसा ना हो जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और उसका चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता है।
कहीं ऐसा ना हो कि अतीक अहमद का भी चिराग अब भविष्य में बुझ जाए। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।